हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक हमारा संविधान सभा। और इस टॉपिक में हम जानेंगे कि संविधान सभा का ढांचा क्या था, संविधान सभा की पृष्ठभूमि क्या थी, संविधान सभा किस प्रकार बनी और किस प्रकार उसने कार्य किया। जब हम भारतीय संविधान सभा की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि जो संविधान सभा थी उस संविधान के बारे में सबसे पहले बात किसने कही थी। जो संविधान सभा थी उसके बारे में सबसे पहले किसने कहा था। तो 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने जो है इसके बारे में सबसे पहली बात रखी थी। महात्मा गांधी ने, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में कहा था कि भारतीय संविधान के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। इसके बाद में एक प्रस्ताव आया था 1940 ईस्वी में। 1940 में एक प्रस्ताव आया था जिस प्रस्ताव का नाम था अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव। इस प्रस्ताव में यह कहा गया था कि जो भारतीय संविधान सभा है जिसकी मांग चल रही है उसको हम स्वीकार कर लेते हैं और इस संविधान सभा में जो है मुख्यतः भारतीय लोग होंगे। जब ये मुख्यता की बात आई तो उस समय जो संविधान सभा की मांग कर रहे थे उन लोगों ने मुख्यता के बारे में पूछा, बोला ऐसा क्यों। मुख्यता की अगर हम बात करें तो मुख्यता का सीधा सीधा सा मतलब ये होता है कि भारतीयों के सिवा उसमें और भी लोग होंगे। तो उस समय जो संविधान सभा की मांग कर रहे थे उन लोगों ने इस प्रस्ताव को मना कर दिया, मानने से, स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि हम संविधान सभा के लिए जो अगस्त प्रस्ताव आया है इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बाद 1940 के बाद में 1942 में एक प्रस्ताव और आया था और उस प्रस्ताव का नाम था क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव आया था ये, और क्रिप्स प्रस्ताव जो आया था वो आया था दोस्तों 1942 ईस्वी में। कब आया था? 1942 ईस्वी में। और इसे सर स्टोफर्ड क्रिप्स लेकर आए थे और इस प्रस्ताव में यह कहा गया था कि जो संविधान सभा की मांग है इसको हम स्वीकार करते हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध उस समय चल रहा था और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में जो संविधान सभा है उसको भारतीयों के लिए बना दिया जाएगा। लेकिन उसी समय तुरंत जवाब में भारतीय संविधान सभा की जो मांग कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी और भी बहुत सारे लोग थे जो संविधान सभा की मांग कर रहे थे। उन्होंने ये कहा था कि हम जो संविधान सभा बनाना चाहते हैं वो अभी बनाना चाहते हैं, ना कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में हम संविधान सभा नहीं बनाएंगे, अभी ये दौरान युद्ध का चला इसी समय संविधान सभा बनेगी। इसलिए ये भी प्रस्ताव जो है खारिज हो गया था, क्रिप्स प्रस्ताव। द्वितीय विश्व युद्ध आया और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब ये समाप्त हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में इंग्लैंड में एटली की सरकार बनी। इंग्लैंड में जो है एटली की सरकार बनी थी। इंग्लैंड में एटली की सरकार बनी और एटली बने वहां के प्रधानमंत्री। इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री बने वो बने एटली। और प्रधानमंत्री के बाद में इन्होंने जो है अपनी कैबिनेट का गठन किया। कैबिनेट का गठन हुआ इंग्लैंड में। कैबिनेट का जब गठन हुआ था तो उस कैबिनेट में से 3 सदस्य संविधान सभा का निर्माण करने के लिए भारत आए। अब ये संविधान सभा का निर्माण करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत आया था और इस कैबिनेट मिशन के अंदर 3 सदस्य थे। जो कैबिनेट मिशन है, इस कैबिनेट मिशन के अंदर 3 सदस्य थे, उसके बारे में हम जान लेते हैं। ये कैबिनेट मिशन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में आया था और इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। नंबर 1 जो थे वो थे पैथिक लॉरेंस। दूसरे सर स्टेफन क्रिप्स। सर स्टेफोर्ड। और तीसरे जो थे एबी अलेक्जेंडर। ठीक है।
ये 3 सदस्य थे और इस जो है कैबिनेट मिशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कर रहे थे सर ये पैथिक लॉरेंस, ये जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, पैथिक लॉरेंस जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे कैबिनेट मिशन की। और इस कैबिनेट मिशन के अनुसार जो हमारी संविधान सभा बनी थी और उस संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी 389 निश्चित की गई थी। संविधान सभा बनना था भारत के लिए और संविधान सभा बनने के लिए भारत में जो सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी वो 389 की गई थी। अब यहां से हमारे बहुत अच्छे सवाल उठकर आते हैं। जो कैबिनेट मिशन था उस कैबिनेट मिशन की जो अध्यक्षता की वो किसने की थी? पैथिक लॉरेंस ने की थी, नंबर 1 बात। दूसरा सवाल इसमें यह आता है कि जो कैबिनेट मिशन था उसमें कितने सदस्य भारत आए थे? 3 सदस्य भारत आए थे। तीसरा प्रश्न उठता है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो भारतीय संविधान सभा थी उसमें सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? 389 की गई थी। ठीक है, 3 प्रश्न हमारे यहां से बने और ऐसे ही मॉडर्न टाइप के प्रश्न लगातार आते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं 389 जो संविधान सभा के सदस्य थे उनके बारे में। जो 389 सदस्य थे इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो 389 सदस्य थे इसके बारे में हम बात करें तो सबसे पहला सवाल यहां ये उठता है कि जो 389 सदस्य थे ये क्या मनोनीत थे या निर्वाचित होकर आए थे? सबसे पहला सवाल ये, क्योंकि संविधान सभा का निर्माण होना था और संविधान सभा के निर्माण के लिए 389 का आंकड़ा रखा गया था और 389 के जो सदस्य थे उनके बारे में प्रश्न इस प्रकार आता है कि जो संविधान सभा के 389 सदस्य थे क्या वो निर्वाचित थे, मनोनीत थे या निर्वाचित और मनोनीत दोनों थे? तो इसका सबसे अच्छा जवाब ये है कि जो संविधान सभा के 389 सदस्य थे वो मनोनीत भी थे और निर्वाचित भी थे। कैसे वो जान लीजिए। 292 सदस्य अंग्रेजी शासन से आए थे प्लस 4 चीफ कमिश्नर प्रांत से भी आए थे चुन करके संविधान सभा के लिए। और जो 93 देशी रियासतें थी वहां से भी सदस्य चुनकर आए थे। देशी रियासत से 292 सदस्य प्लस 4 सदस्य यानी 296 सदस्य चुनकर आए थे जहां अंग्रेजी शासन डायरेक्टली शासन करता था। जिन प्रांतों पर जिस जगह पर अंग्रेजी शासन खुद शासन करता था वहां से 292 प्लस 4 चीफ कमिश्नर प्रांत आए थे। कुल मिलाकर के 296 सदस्य हो गए जो अंग्रेजी शासन के तहत आए थे। नंबर 1 बात। देशी रियासतें जहां पर अंग्रेजी शासन ना शासन करके उनके पैरों के तले जो राजा भारत में देशी रियासतों पर राज करते थे जिनका डायरेक्टली संपर्क अंग्रेजी शासन से था वो 93 ऐसे देशी सदस्य थे जो संविधान सभा में चुनकर जाने थे। दूसरी बात, उसके बाद में सबसे बढ़िया सवाल हमारा यहाँ पर एक और आता है कि 4 चीफ कमिश्नर प्रांत हैं इनके बारे में। 4 चीफ कमिश्नर प्रांत कौन कौन से थे ये आप लोग जान लीजिए। बात करते हैं 4 चीफ कमिश्नर प्रांतों के बारे में। चीफ कमिश्नर प्रांत, ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं। तो 4 चीफ कमिश्नर प्रांत कौन कौन से थे ये देख लीजिए जरा आप। सबसे पहला था हमारा बलूचिस्तान। बलूचिस्तान जो था वो पहला जो था चीफ कमिश्नर प्रांत था। दूसरे की बात करें तो दिल्ली, अपना वाला दिल्ली। तीसरे की बात करते हैं अजमेर में मेड़वाड़ा, जो मेड़वाड़ा पड़ता है वो अजमेर में पड़ता है। और चौथा था कुर्ग कर्नाटक। ठीक है, ये 4 सदस्य ऐसे थे जो 4 चीफ कमिश्नर प्रांत से पढ़ते थे। बलूचिस्तान जो इस समय पाकिस्तान में चला गया है, दिल्ली अपना वाला दिल्ली, मेड़वाड़ा अजमेर में पड़ता है और कुर्ग कर्नाटक में पड़ता है। ये 4 चीफ कमिश्नर प्रांत थे जो संविधान सभा का निर्माण करने के लिए सदस्य के रूप में चुनकर इन स्थानों से गए थे।
सबसे बढ़िया प्रश्न आता है ये कि 4 चीफ कमिश्नर प्रांत थे, उनमें से कौन सा ऐसा चीफ कमिश्नर प्रांत था जो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया है? बलूचिस्तान। प्रश्न इस प्रकार आता है कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो राजस्थान में पड़ता है, ऐसी कौन सी जगह है जहां से जो है चीफ कमिश्नर प्रांत के लिए चुनकर गया था? मेवाड़ अजमेर से जो है चुनकर गया था एक सदस्य। ऐसे प्रश्न जो है अब हमारे आते हैं। और एक चीज यहां पर और बहुत बढ़िया आती है कि जो 389 का आंकड़ा रखा गया था, जो 389 का आंकड़ा रखा गया, ये आया कहां से? संविधान सभा का निर्माण होने के लिए जो 389 का आंकड़ा रखा गया वो कहां से आया? ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके बारे में हम बात करें। 389 का जो आंकड़ा था वो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था। ऐसा इसलिए था कि जो भारत में संविधान सभा के सदस्यों का निर्माण हो रहा था और उन सदस्यों में प्रत्येक सदस्य के लिए चुना जाना था वो 10,000 जनसंख्या के ऊपर, 10 लाख जनसंख्या के ऊपर चुना जाना था। जिस प्रांत की संख्या 10 लाख थी वहां एक सदस्य का निर्माण हो रहा था, निर्वाचन होना था संविधान सभा के लिए। तो जो भारत की जो जनसंख्या थी उस समय 40 करोड़ थी। 40 करोड़ जो जनसंख्या थी भारत की, और एक सदस्य चुनने के लिए 10 लाख सदस्य निर्वाचन की जरूरत थी। जहां पर सदस्य होने चाहिए 10 लाख, वहां एक सदस्य निर्वाचित होकर के जाएगा संविधान सभा के लिए। इस प्रकार जो 389 का आंकड़ा सामने आया, पहली बार। उसके बाद में हमारा प्रश्न आता है संविधान सभा से। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, क्या हुआ? संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। और ये जो बैठक हुई थी वो बैठक हुई थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई थी। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में कहां हुई थी? दिल्ली के काउंसिल चैम्बर में। काउंसिल चैम्बर में ये बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में ये बैठक हुई थी काउंसिल चैम्बर में। और इस बैठक की जो अध्यक्षता की थी वो अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ने। यहां से कुछ प्रश्न आते हैं, वो इस प्रकार आते हैं कि जो संविधान सभा की प्रथम बैठक की थी वो कब हुई? 9 दिसंबर 1946 में। कहां हुई थी? काउंसिल चैम्बर दिल्ली में। ठीक है, ये हमारे प्रश्न आते हैं। और उसके बाद में जो आता है हमारा जो सवाल आता है, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की। उसके बाद जो हमारा मॉडर्न टाइप से जो प्रश्न आता है वो किस प्रकार आता है? वो इस प्रकार आता है कि जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्षता जिन्होंने की थी, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, ये क्या अंग्रेजों के तले जो राज्य थे वहां से संविधान के लिए अध्यक्षता करने के लिए निर्वाचित होकर आए थे, या देशी रियासतें जो थी वहां से मनोनीत होकर आए थे, या फिर जिस संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे जो संविधान सभा की प्रथम बैठक के लिए चुने गए थे? तो दोस्तों इस जो सच्चिदानंद सिन्हा थे संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य के रूप में इन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की थी, प्रथम बैठक की। और इस प्रकार जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक संपन्न हुई थी। उसके बाद हम बात करें संविधान सभा के बारे में, प्रथम बैठक के बारे में, तो एक सवाल और आता है, वो ये है कि मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। जो मुस्लिम लीग थी, जो मुस्लिम लीग ने इस सभा का जो है मुस्लिम लीग ने इस सभा का बहिष्कार किया था, वो इस सभा में शामिल नहीं हुए थे, बहिष्कार कर दिया उन्होंने। ठीक है, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। और एक सवाल यहां से और आता है कि इसमें सदस्य कितने शामिल हुए? संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी उसमें 207 सदस्य शामिल हुए थे। कितने हुए थे? 207 जो है प्रथम बैठक में शामिल हुए थे। और एक और अच्छा प्रश्न यहां से आता है, वो ये आता है कि जो संविधान सभा की प्रथम बैठक थी उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी?
जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता जो की थी डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा ने की थी। इस जो बैठक में कितने जो है महिला सदस्य शामिल हुई थी, वो हुई थी दोस्तों 9 महिला सदस्य। ठीक है, संविधान सभा में टोटल कितनी महिलाएं थी इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल यहाँ जो मैं आप बता रहा हूं, जो संविधान सभा की प्रथम बैठक थी उसमें जो महिलाओं की शामिल होने की सदस्य संख्या थी वो 9 थी, पहली बात। उसके बाद में हम बात करते हैं जो है आगे की। आगे की जो हमारी बात है वो संविधान सभा की स्थायी बैठक हुई, और ये बैठक हुई थी हमारी 11 दिसंबर को बैठक हुई थी। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में एक बैठक हुई, और इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुनकर गए थे। ये स्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद में 13 दिसंबर 1946 की बात कर लेते हैं। 13 दिसंबर की बात करते हैं। 13 दिसंबर को एक प्रस्ताव आया जिसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। ये उद्देश्य प्रस्ताव आया, और ये प्रस्ताव जो लेकर आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस जो है उद्देश्य प्रस्ताव को लेकर आए थे। ये उद्देश्य प्रस्ताव था क्या? ये उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान में जो हम प्रस्तावना पढ़ते हैं, प्रस्तावना से जो हम जान लेते हैं पूरे संविधान के बारे में। यदि हम प्रस्तावना को अगर पढ़ लें संविधान की, तो हमें पूरा संविधान पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रस्तावना से ही हमें पता चल जाता है कि संविधान में है क्या। उसी प्रकार उद्देश्य प्रस्ताव में सब कुछ लिखा हुआ था कि संविधान किस प्रकार बनेगा, संविधान किस प्रकार लागू होगा, संविधान का विस्तार क्या था, संविधान का ढांचा क्या था, वो सब कुछ इस उद्देश्य प्रस्ताव में था। जबकि 13 दिसंबर 1946 में ये उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया था। ऐसा इसलिए हुआ कि संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे, और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो संविधान सभा में सदस्य के रूप में थे। उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि जब तक मुस्लिम लीग संविधान सभा की बैठक में भाग नहीं लेगी तब तक उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये हमारे प्रश्न आते हैं। संविधान सभा की जो बैठक हुई उसमें 11 दिसंबर 1946 में अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उद्देश्य प्रस्ताव का स्वीकार किया गया 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव लेकर कौन आया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किस लिए नहीं स्वीकार किया गया? क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया था। इस प्रकार से प्रश्न सारे आते हैं। मैं प्रश्न भी आप लोगों को बताते हाथों हाथ चल रहा हूं। उसके बाद में हम बात करते हैं 22 जनवरी 1947 की। 22 जनवरी 1947 की बात कर लेते हैं। जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव था, और उस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, इस दिन जो था उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार हो गया, स्वीकार कर लिया गया। और संविधान सभा बनाने के लिए जो कार्य तेजी पे चल रहा था वो आगे को विस्तार के रूप में बढ़ गया था। हमारा जो संविधान सभा का कार्य चल रहा था उसके बाद में जब ये संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया, सबसे बड़ी बात ये आती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। संविधान के निर्माण में संविधान सभा के बारे में जब भीमराव अंबेडकर का जोर से लिया जाता है, तो हमें सबसे पहले संविधान का जो निर्माण किया, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके बारे में भी थोड़ा जान लेना चाहिए। जान लेते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। बात करते हैं हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। डॉक्टर अंबेडकर की अंबेडकर की बात करें हम, तो ये संविधान सभा के लिए सबसे पहले चुनाव लड़ा इन्होंने बम्बई से।
बॉम्बे से चुनाव लड़ा और चुनाव हार गए। सबसे पहले इन्होंने संविधान सभा के लिए जो चुनाव लड़ा था वो मुंबई से लड़ा था। बम्बई से चुनाव लड़ने के बाद ही संविधान सभा का चुनाव, सदस्य का चुनाव हार गए थे। संविधान सभा का दूसरा जो चुनाव लड़ा इन्होंने वो लड़ा था बंगाल से। बंगाल से लड़ा था। बंगाल का एक स्थान है जयसुर कुलना। जयसुर कुलना नाम का एक स्थान है, वहां से ये चुनाव लड़े, चुनाव जीत गए और चुनाव जीत करके संविधान सदस्य के रूप, सभा के सदस्य के रूप में ये उभर कर आए। उसके बाद में जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 ईस्वी में हमारा देश आजाद हो गया और ये बंगाल का जो सदस्य जो स्थान था जयसुर कुलना, जिससे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के लिए चुनकर आए, ये पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। और आज ये बंगाल का हिस्सा जो है वो पड़ता है बांग्लादेश के हिस्से में, क्योंकि पाकिस्तान के बाद में बांग्लादेश अलग राज्य बना, अलग देश बना, तो वो जो कट के बना है वो पाकिस्तान से बना और जयसुर कुलना का जो स्थान है वो आज बांग्लादेश में पड़ता है। जब ये बंगाल का हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में चला गया और 15 अगस्त 1947 के बाद में जब देश विभाजन हो गया, ऐसी स्थिति में जो संविधान सभा की जो सदस्य की जो उन्हें निर्वाचित होकर आए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो सदस्य कैंसिल हो गई। अब कैंसिल होने के बाद में जो BN राव थे, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे उनसे कहा कि संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का होना बहुत अति आवश्यक है। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने क्या काम करा, डॉक्टर अंबेडकर ने के लिए संविधान सभा का जो चुनाव कराने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पत्र लिखा बॉम्बे के प्रधानमंत्री BG खेर के लिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पत्र लिखा BG खेर के लिए। BG खेर के लिए लिखा और ये प्रधानमंत्री थे कहाँ के, उस समय प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था, ये प्रधानमंत्री थे बॉम्बे के। ये बॉम्बे के प्रधानमंत्री थे और उस समय जो था प्रधानमंत्री का भारत में पद हुआ करता था, BG खेर बॉम्बे के प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने BG खेर से कहा कि आप अपने यहां से जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए संविधान सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित कर लाइए। तो BG खेर के यहाँ पर जो सदस्य थे वो थे MR जेकर। MR जेकर जो थे वो प्रधानमंत्री की तरफ से जो है संविधान सभा के रूप में चुनकर आए थे BG खेर की तरफ से। इन्होंने जो है अपनी सीट जो है खाली की। इनकी सीट खाली होने के बाद डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के लिए चुने गए। समझ रहे हो? तो यहां एक प्रश्न बहुत अच्छा आता है। BG खेर प्रधानमंत्री थे कहाँ के, बॉम्बे के, उस समय प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था। डॉक्टर अंबेडकर किसकी सीट को पर निर्वाचित हुए थे, MR जेकर की सीट पर निर्वाचित हुए थे। कहां से निर्वाचित हुए थे, बॉम्बे से निर्वाचित हुए थे संविधान सभा के लिए। सबसे पहले जो संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे तो वो पश्चिम बंगाल से हुए थे। कहां से संविधान सभा के सदस्य रहे थे, तो बॉम्बे से रहे थे। प्रश्न इस प्रकार आता है कि संविधान सभा के सदस्य के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहां से सदस्य रहे, तो बॉम्बे ऑप्शन में लगाना है। और शुरू में कहां से रहे, तो हमें ये बंगाल से लगाना है। ये प्रश्न यहां से ध्यान में रखना। उसके बाद में हमारा प्रश्न आता है, जब हमारी BN राव के बारे में बात आ गई, ये संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। कौन थे? संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। ठीक है, BN राव जो थे संवैधानिक सलाहकार थे। तो BN राव एक ICS अधिकारी भी थे। ये ICS अधिकारी थे और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में
भारत की तरफ से जितने भी न्यायाधीश रहे हैं उनमें सबसे पहले न्यायाधीश रहने वाले जो थे BN राव थे। BN राव ने बर्मा का जो संविधान बना था उसमें भी बहुत सारी अपनी भूमिका निभाई और उन्होंने भारत के संविधान में जो जितने भी संविधान की सलाह दी वो बिल्कुल निःशुल्क दी, कोई भी इन्होंने उसके लिए भत्ता या पैसा नहीं लिया था। BN राव के बारे में बात करें तो ये बहुत ही अच्छे जो है संविधान के बारे में ज्ञाता थे और अच्छे से इन्होंने अपने संविधान का निर्माण कराने के लिए भारत की जो है मदद की थी। BN राव ने जो है अपने संविधान सभा का जो है प्रारूप तैयार किया। इस प्रारूप पर विचार करने के लिए एक कमेटी बनी जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी बनी और इस कमेटी को जो है पांडुलेखन कमेटी भी बोलते हैं। ठीक है, इस कमेटी को क्या बोलते हैं? पांडुलेखन समिति भी बोलते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी बोले या पांडुलेखन समिति बोले, बात एक ही है। प्रारूप समिति का निर्माण BN राव ने नहीं किया था, सिर्फ संविधान का प्रारूप तैयार किया था, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ड्राफ्टिंग कमेटी, पांडुलेखन समिति, बात एक ही है। इस कमेटी ने जो है संविधान का जो प्रारूप तैयार किया था BN राव ने, उस पर अपने विचार विमर्श किए थे। समझ रहे हैं मेरी बात? उसके बाद में हम बात करते हैं अपने आगे की प्रक्रिया की। जो संविधान का प्रारूप बना उस प्रारूप के अनुसार 29 अगस्त 1947 की बात कर लेते हैं। इस दिन जो है संविधान जो प्रारूप समिति उसका गठन हुआ संविधान सभा के लिए, और इसमें कितने सदस्य थे? इसमें 7 सदस्य थे और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सही है, भीमराव अंबेडकर इसके सदस्य थे और भीमराव अंबेडकर को मिलाकर के टोटल जो सदस्यों की संख्या थी वो 7 थी। उसके बाद में जो बात आती है संविधान सभा के बारे में, वो आती है कि संविधान सभा में कितने अधिवेशन हुए। अधिवेशन के बारे में हम बात करें संविधान के बारे में तो टोटल जो अधिवेशन हुए वो 11 हुए। अगर हम इसमें 24 जनवरी 1950 को ऐड कर लेते हैं, 24 जनवरी 1950 को ऐड कर लेते हैं, टोटल जो है 12 अधिवेशन हुए थे। लेकिन सभी जगह 11 आता है, 11 आता है हमेशा, 11 ऑप्शन में आता है। 24 जनवरी कम आता है, अगर 11 ऑप्शन में नहीं आया तो 12 ऑप्शन में जरूर होता है, तो 12 ऑप्शन हमें लगाना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात के लिए? ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हमारा आता है 26 नवंबर 1949 के बारे में। 26 नवंबर 1949 के बारे में बात कर लेते हैं। और इस दिन जो भारतीय संविधान था बनकर तैयार होने के बाद में लागू हुआ, और इस दिन जो है संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ। आंशिक रूप से लागू हुआ संविधान, और संविधान के 15 आर्टिकल को इस दिन लागू किया गया था। 15 अनुच्छेद इस दिन लागू हुए। समझ रहे मेरी बात? जो 15 अनुच्छेद लागू हुए उनमें कौन कौन से अनुच्छेद थे? अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी शपथ से संबंधित, निर्वाचन आयोग से संबंधित, नागरिकता से संबंधित, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 394, ये सारे अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू कर दी गई। जब 1949 की बात आती है, 26 जनवरी 1949 की बात आती है और संविधान आंशिक रूप से लागू किया गया था, इसके बाद आती है, तो सवाल यह आता है कि 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से संविधान लागू क्यों किया गया? इसका सीधा सा जवाब यही है, और हम सब लोग जानते हैं कि हमारा जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था वो 26 जनवरी 1930 से लगातार हम मनाते चले आ रहे थे। तो 26 जनवरी का महत्व हमारे लिए कम ना हो जाए, जबकि हमारा जो देश आजाद हुआ था वो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। तो इसलिए हमारे देश की जो परंपरा चली आ रही थी 26 जनवरी की, उस 26 जनवरी की जो परंपरा है वो उसका महत्व कम ना हो जाए, तो इसलिए 26 जनवरी को हमारा जो है संविधान पूर्णतः लागू किया गया था।
और 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान के 15 आर्टिकल को लागू कर दिया गया था। आगे हमारी बात है कि जो हमारे संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई वो 24 जनवरी 1950 को हुई। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इस दिन अंतिम बैठक हुई थी। अंतिम बैठक हुई और इस अंतिम बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और एक कार्य और अच्छा हुआ है यहाँ पर। वो क्या हुआ ये जान लीजिए। 24 जनवरी 1950 को जो कार्य हुए थे वो दो कार्य हुए थे। एक इसमें 284 सदस्यों के हस्ताक्षर थे और दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए। जवाहरलाल नेहरू इन्होंने सबसे पहले हस्ताक्षर किए, उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पर हस्ताक्षर किए। मेरी बात को समझ रहे हो? उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी, उस बैठक की जो पत्र था उस पत्र में जो है सबसे पहले जो हस्ताक्षर किए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और उसके बाद में जो हस्ताक्षर किए जो राष्ट्रपति चुने गए थे, निर्वाचित होकर आए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए। संविधान सभा के बारे में हम बात करते हैं तो संविधान सभा का कार्य था संविधान का निर्माण करना। संविधान सभा की बात होती है तो संविधान का जो सभा का जो कार्य था संविधान का निर्माण करना था, लेकिन संविधान सभा दो कार्य कर रही थी। संविधान सभा के बारे में एक बात आती है तो यहाँ पर ध्यान रखना, संविधान सभा का था संविधान निर्माण करना। संविधान का निर्माण करना भी कार्य था और दूसरा जो कार्य था उसका वो था संसद के रूप में। संसद के रूप में भी कार्य कर रही थी संविधान सभा। सुबह के समय जब संविधान सभा का निर्माण करते थे उस समय जो इसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। राजेंद्र प्रसाद और शाम के लिए जब ये संसद के रूप में कार्य करती थी तब इसकी जो अध्यक्षता करते थे डॉक्टर जी.बी. मावलंकर करते थे। जी.बी. मावलंकर, जी.बी. मावलंकर नाम का जो पूरा नाम है वो गणेश वासुदेव मावलंकर है और जो संविधान सभा की जो सुबह के टाइम मीटिंग हुआ करती थी उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। जब संसद के रूप में संविधान सभा कार्य करती थी तब जी.बी. मावलंकर इसकी अध्यक्षता करते थे। अब एक चीज और है सवाल निकल कर आता है कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो निर्वाचित होकर आए थे तो कैसे, इसके बारे में जान लीजिए। संसद ने बाकायदा फॉर्म प्रारूप निकाला था कि जो संविधान बन रहा है भारत के उसके अनुसार जो पत्र है उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि जो भी व्यक्ति संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आवेदन भरना चाहता है वो व्यक्ति भर सकता है। तो उस समय सिर्फ एक ही आवेदन प्राप्त था, वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। जी.बी. मावलंकर ने 24 जनवरी जो 1950 को जो बैठक हुई थी उसमें साफ साफ स्पष्ट लिखा हुआ है। जी.बी. मावलंकर ने उन्होंने लिखा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किए जाते हैं। तो जो राजेंद्र प्रसाद थे वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होकर गए थे सबसे पहली बार। उसके बाद में हमारी बात आती है 395 अनुच्छेद हमारे लागू हुए थे। जो संविधान हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसमें 395 अनुच्छेद थे। अनुच्छेद 395 थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूची थी, समझ रहे हो? उसके बाद में एक सबसे बड़ी बात यह थी 395 जो अनुच्छेद था इसमें यह लिखा हुआ था कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है और जो
भारतीय शासन अधिनियम 1935 1935 ईस्वी के तहत जो अधिनियम चल रहा था, उस अधिनियम की तरह जो शासन चल रहा था, उस शासन को अब समाप्त किया जाता है। ये आर्टिकल 395 साफ लिखा हुआ है कि जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 था, उसके तहत में जो भारतीय शासन चल रहा था, उसको आज समाप्त कर दिया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। इस प्रकार हमारी भारतीय संविधान सभा बनी। संविधान सभा का ढांचा, संविधान सभा का विस्तार, संविधान सभा की पृष्ठभूमि और संविधान सभा किस प्रकार बनी और किस प्रकार उसने कार्य किया, इस सारा कुछ इस टॉपिक में हमने चर्चा की। अगले टॉपिक संविधान के हम लाएंगे और उन टॉपिकों पर भी हम लगातार विस्तार से बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।